हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग शिक्षा। आज हम बात करेंगे जेईबी के पेपर 4 की रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जिसका भी मॉड्यूल बी चल रहा था, रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी। इसमें चैप्टर 9 हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट रिटेल एसेट्स प्रोडक्ट्स। ये पार्ट 1 है। पार्ट वन के अंदर हम देखेंगे होम लोन क्या होते हैं, हाउसिंग लोन अंडर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना PMAY, होम इम्प्रूवमेंट लोन्स, होम डेकोर लोन्स, ऑटो और व्हीकल लोन्स, पर्सनल लोन्स, एजुकेशन लोन्स, अदर रिटेल लोन्स और प्रोसेसिंग ऑफ रिटेल लोन की रिटेल लोन को प्रोसेस कैसे करते हैं। इससे पहले चैप्टर में हम लाइबिलिटीज प्रोडक्ट्स देख चुके हैं। अब हम एसेट्स प्रोडक्ट देखेंगे बैंक के। ये पार्ट ए है। पार्ट ए के अंदर मैं सभी लोन्स के बारे में आपको बता दूंगा, लेकिन इसका एक पार्ट बी भी हम करेंगे। पार्ट बी के अंदर हम जितने भी लोन्स हैं उस सबकी केस स्टडीज देखेंगे। केस स्टडी मतलब कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसका एग्जाम में कैसे बनता है। कई बार क्या होता है कि किसी एक लोन के एग्जाम्पल लेते हुए क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कुछ न्यूमेरिकल दिया जाता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन होम लोन के रिलेटेड कोई केस स्टडी आ गई, ठीक है, तो होम लोन के ऊपर 5 क्वेश्चन होंगे उसी क्वेश्चन के आधार पर। ठीक है, तो हम वो पार्ट बी में देखेंगे सभी लोन्स के ऊपर, पर्सनल लोन की केस स्टडी, होम लोन की, एजुकेशन लोन की, सबकी हम पार्ट बी में देख कवर कर लेंगे। पहले हम पार्ट ए देख लेते हैं कि एसेट्स प्रोडक्ट क्या होते हैं। जैसे पिछले चैप्टर में हमने देखा लाइबिलिटीज प्रोडक्ट। लाइबिलिटीज प्रोडक्ट वो थे कि जो हमारी देनदारियां थी, जो फ्यूचर में कस्टमर हमसे डिमांड कर सकते हैं। और एसेट्स प्रोडक्ट जो हमारी कस्टमर से लेनदारियां होंगी, जो हम फ्यूचर में जाके कस्टमर से डिमांड करेंगे कि हमारे को इस चीज़ का पैसा अभी चाहिए। ठीक है, जैसे कि लोन प्रोडक्ट्स हैं, तो बैंक जो लोन बांटता है उसका पैसा भी कस्टमर से लेगा फ्यूचर में जाके, तो वो हमारे सारे एसेट्स प्रोडक्ट हो गए। रिटेल एसेट्स प्रोडक्ट्स, कॉमनली नोन एज रिटेल लोन्स, आर ए प्राइमरी ड्राइवर ऑफ बैंक इंटरेस्ट इनकम एंड ग्रोथ। जो रिटेल लोन्स हैं वो बैंक की ग्रोथ और इंटरेस्ट इनकम के लिए सबसे जरूरी है। दीज प्रोडक्ट्स आर डिजाइन टू मीट द डाइवर्स फाइनेंशियल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर। ये इंडिविजुअल कस्टमर के लिए उसकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। फ्रॉम परचेजिंग ए होम लोन टू फंडिंग एजुकेशन, होम लोन से लेकर उसकी एजुकेशन को फंड करने के लिए ये सब लोन प्रोडक्ट बनाए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं होम लोन क्या होता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, होम लोन, घर के लिए लोन। A home loan is a long-term loan provided to an individual for the purpose of purchasing or constructing a house. The property itself is mortgaged to the bank as security until the loan is fully repaid. होम लोन घर को बनाने के लिए या खरीदने के लिए दिया जाता है, परचेज या कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये जो होम लोन हम दे रहे हैं, ये जिस जगह पे लोन घर खरीदा जा रहा है या बनाया जा रहा है, वो ही प्रॉपर्टी बैंक के पास मोर्गेज में रहेगी। मतलब मालिकाना हक जो होगा उसमें बैंक का होगा, जब तक वो कस्टमर लोन की रीपेमेंट बैंक को नहीं कर देता। ठीक है, तब तक मोर्गेज, वो प्रॉपर्टी मोर्गेज रहेगी। अब इस होम लोन के फीचर्स क्या क्या हैं। जैसे पर्पस हमने देख ही लिया कि घर खरीदना या कंस्ट्रक्ट करना। परचेज ए न्यू और रीसेल फ्लैट या हाउस, कंस्ट्रक्शन ए हाउस ऑन ए प्लॉट और लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है, एक प्लॉट पे घर बनाना या एक फ्लैट खरीदना या एक घर को खरीदना, बना हुआ घर ही, तो ये सब पर्पज से हम होम लोन देते हैं। इसका LTV क्या है, लोन टू वैल्यू। अब कितनी अमाउंट तक हम लोन दे सकते हैं, तो जनरली हम 75% से 90% तक का होम लोन सैंक्शन करते हैं। मतलब उस होम की वैल्यू या उस कस्टमर की डिमांड, मतलब जितने की वो प्रॉपर्टी वैल्यू है, उसका 90% से लेकर 75% के 90% के बीच में एज पर कस्टमर क्रेडिट वर्थीनेस हम लोन सैंक्शन करते हैं। बैंक्स टिपिकली फाइनेंस अप टू 75% to 90% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। द रिमेनिंग अमाउंट नोन एज द मार्जिन और डाउन पेमेंट मस्ट बी कंट्रीब्यूटेड बाय द बोरोवर। जो उस घर को खरीदने वाला बोरोवर है, जो कस्टमर है, वो रिमेनिंग अमाउंट, जो मार्जिन मनी उसको कह सकते हैं, 10%, मान लो 90% का लोन है तो 10% मार्जिन मनी या फिर उसको डाउन पेमेंट भी बोल सकते हैं, तो वो पेमेंट जो है वो कस्ट बोरोवर खुद पे करेगा, और बाकी जो पैसा है वो बैंक के द्वारा लोन कर दिया जाएगा। इसका टेन्योर क्या, जनरली बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है, लॉन्ग पेमेंट पीरियड रहता है इसका। ये कम से कम 15 से 30 साल के बीच में हो सकता है, बस 30 साल से ज़्यादा नहीं होता होम लोन का टेन्योर। इंटरेस्ट रेट कैन बी फ्लोटिंग, linked to external benchmark like repo rate or fixed,
फ्लोटिंग रेट आर मोर कॉमन। जो होम लोन पे इंटरेस्ट रेट होती है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमनली रहती है। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि सब ये कोई एक्सटर्नल बेंचमार्क जो एक्सटर्नल रेट के साथ लिंक होती है, जैसे कि एक्सटर्नल है रेपो रेट। अब हम जनरली सुनते हैं कि बैंक ने रेपो रेट घटा ली तो जितने भी ईएमआईज हैं लोगों की वो कम हो जाएंगी। तो वो इसी वजह से होती है कि क्योंकि उनका जो होम लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेपो के साथ लिंक्ड है। जैसे ही रेपो लिंक कम होगी तो उनका होम लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगी, जिससे उनकी ईएमआई कम हो जाएगी। और जैसे ही रेपो रेट बढ़ेगी तो उनकी ईएमआई भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है। और ये इंटरेस्ट रेट बैंक डिसाइड कैसे करता है? जैसे कि बैंक क्या करता है, रेपो रेट के साथ अगर लिंक है तो रेपो रेट प्लस बैंक मार्जिन। बैंक मार्जिन मतलब बैंक का प्रॉफिट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। मान लो रेपो रेट चल रही है 6%। ठीक है। तो बैंक 6% रेट पर लेगा और बैंक का मार्जिन मान लो 2.5% है, तो 2.5% बैंक का मार्जिन, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लोन पे हो जाएगी 8.5%। अब जैसी रेपो रेट अगर मान लो 5.5% होगी, मतलब कम होगी रेपो रेट, ठीक है, 5.5% हुई और बैंक का मार्जिन वही रहेगा 2.5%, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 8%। ठीक है। तो इस तरह से बैंक इंटरेस्ट को लगाता है। ये होगी फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में जब बैंक एट द टाइम ऑफ लोन सैंक्शन वो आपको पहले ही बता देगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहने वाला है। जैसे अराउंड 7% या 8% जितना भी रहेगा, तो पूरे लोन के टेन्योर तक आपको उतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट पे करना होगा। फिर सिक्योरिटी। होम लोन में सिक्योरिटी क्या कि जो मॉर्गेज जो आप प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो या उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो वो ही प्रॉपर्टी आपकी मॉर्गेज रहेगी बैंक के पास। फिर इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी कस्टमर ले सकता है। बोरोवर कैन क्लेम टैक्स डिडक्शन ऑन बोथ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट्स अंडर अंडर इनकम टैक्स सेक्शन 180C एंड 24B ऑफ द रिस्पेक्टिवली। अब जो बोरोवर है वो प्रिंसिपल का डिडक्शन तो सेक्शन 80C के अंदर से ले सकता है, और जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है उसका 24B इनकम टैक्स एक्ट के अंदर गवर्नमेंट से एग्जम्पशन ले सकता है। तो हमने अभी तक ये देखा है कि जो होम लोन है, होम लोन दिया जाता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है। इसका पर्पस हो गया। फिर एलटीवी है, वैल्यू टू लोन। 75% से लेकर 90% के बीच में बैंक जो है इसका लोन प्रोवाइड करता है, और रिमेनिंग अमाउंट डाउन पेमेंट या मार्जिन के जरिए बोरोवर को ही बियर करनी पड़ती है। इसका टेन्योर जो है, टेन्योर यूजुअली 15 साल से 30 साल के बीच में रहता है। इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग फ्लोटिंग अगर रहा तो वो एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक रहेगा, जो कि रेपो रेट से रेपो रेट प्लस बैंक का मार्जिन जो है उसके आधार पर डिसाइड होगी। और अगर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही पेमेंट करनी होगी। सिक्योरिटी के लिए बैंक इसमें उसी घर को मॉर्गेज अपने पास रखता है जब तक वो पूरा लोन को रिपे नहीं कर देता। और बोरोवर चाहे तो इसका टैक्स बेनिफिट ले सकता है इनकम टैक्स एक्ट 180C के अंदर, और 24B के अंदर वो अपना इंटरेस्ट को क्लेम करके टैक्स बेनिफिट ले सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउसिंग लोन अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि गरीब परिवारों को लोन, गरीब परिवारों को या जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनको भी आवास योजना मतलब एक हाउसिंग लोन प्रोवाइड करवाने के लिए स्कीम चलाई गई है। इसके अंदर गवर्नमेंट जिन लोगों के पास पक्का मकान नहीं है उनको सब्सिडाइज रेट पे बैंक से लोन दिलवाती है, और उनके बिहाफ पे ईएमआई पे जो लगा जो इंटरेस्ट दिया गया वो इंटरेस्ट को गवर्नमेंट सब्सिडी देके उनको पूरा करती है। मतलब जो बोरोवर है उसको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही रीपे करना है, और बाकी जो सब्सिडी अमाउंट है वो बोरोवर के बिहाफ पे बैंक को सबमिट करवा देती है। द प्रधानमंत्री आवास योजना इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव एम्ड एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग टू अर्बन पुअर। जो अर्बन पुअर हैं उनको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करवाना इसका उद्देश्य है। बैंक प्लेज ए क्रूशियल रोल बाय प्रोवाइडिंग होम लोन्स अंडर दिस स्कीम। बैंक जो है इसमें क्रूशियल रोल निभाते हैं, विच इंक्लूड्स एन इंटरेस्ट सब्सिडी कंपोनेंट्स, जिसमें इंटरेस्ट सब्सिडी सबसे मेजर कंपोनेंट्स है। इसके की फीचर्स क्या हैं? क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम CLSS। द कोर बेनिफिट ऑफ PMAY द इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइडेड ऑन होम लोन्स। तो इस पे इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है। द गवर्नमेंट पेज ए पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द बोरोवर डायरेक्टली टू द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। जो गवर्नमेंट है वो बोरोवर के बिहाफ में उसके इंटरेस्ट की पेमेंट
सब्सिडाइज पे लैंडर को डायरेक्ट सीधा कर देती है। मतलब अगर लैंडर ने कोई इंटरेस्ट चार्ज किया तो उस इंटरेस्ट की पेमेंट गवर्नमेंट लैंडर को कर देगी इन बोरोवर की जगह पर। मतलब बोरोवर को वो इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, वो गवर्नमेंट सीधा डायरेक्ट लैंडर को पे कर देगी। इसमें टारगेट सेगमेंट क्या है, मतलब किस किस को ये स्कीम का लाभ मिल सकता है। द स्कीम कैटर द स्पेसिफिक इनकम ग्रुप्स, देखो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप, MIG 1 MIG 2। मतलब ये जो इनकी डेफिनेशन जो है ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से मतलब अलग अलग पैरामीटर्स पे इनको तय करती है कि कौन EWS में आएगा, कौन लोअर इनकम ग्रुप में आएगा, मिडिल इनकम ग्रुप कौन होगा। तो इसके इन सभी व्यक्तियों को इस स्कीम का फायदा मिल सकता है। फिर एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे मेजर एलिजिबिलिटी ये है कि बेनिफिशियरी फैमिली शुड नॉट ओन ए पक्का हाउस। मतलब उन उन किसी भी व्यक्ति के किसी भी फैमिली मेंबर के पास पक्का हाउस नहीं होना चाहिए एट एनी पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में किसी भी जगह पे उनके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। और दूसरा, फीमेल मेंबर मस्ट बी द ओनर और को ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब जो घर वो लेने जा रहे हैं उसके अंदर या तो फीमेल मेंबर उसका ओनर हो या उसकी को ओनर जरूरी होना आवश्यक है, तभी वो इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। पहला एलिजिबिलिटी है कि उनके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए, और दूसरा है कि उसमें फीमेल मेंबर की ओनरशिप होनी चाहिए। और सब्सिडी अमाउंट इसमें डिसाइड होती है। सब्सिडी अमाउंट एंड द एलिजिबल लोन अमाउंट वेरी बेस्ड ऑन द इनकम कैटेगरी ऑफ द एप्लीकेंट्स। अब जो सब्सिडी अमाउंट जो डिसाइड की जाती है वो इन इनकम कैटेगरी के आधार पर की जाती है। जो जैसे EWS भी कुछ स्पेसिफिक इनकम कैटेगरी होगी, लो इनकम ग्रुप के लिए अलग होगी, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए अलग होगी। मतलब इतना हमको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, पर हम इतना डिसाइड कर सकते हैं कि सब्सिडी अमाउंट डिसाइड कैसे होती है। एंड इम्प्लीमेंटेशन, द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू बैंक्स एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो ये जो स्कीम है वो बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा इम्प्लीमेंट करी जा रही है। अभी तक हमने देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर गवर्नमेंट गरीब आदमी या तो EWS, लोअर इनकम ग्रुप या मिडिल इनकम ग्रुप, इन तीन व्यक्तियों को इस स्कीम का बेनिफिट देती है। और इसमें ये स्कीम है इसके लिए कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास पक्का मकान नहीं है तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो व्यक्ति एक पक्के मकान में रहे, अर्बन पुअर हो, मतलब वो शहरी गरीब हो, उस व्यक्ति को जो भी वो बैंक से लोन लेगा वो लोन अमाउंट के ऊपर जो भी बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा उस इंटरेस्ट की मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, ठीक है। तो बैंक ये बोलेगा कि और इस स्कीम के तहत वो मिनिमम मतलब सब्सिडी के बेस में गवर्नमेंट अगर वो 7% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, मतलब बैंक उसको दे रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि गवर्नमेंट ये बोलेगी कि आप ऐसे करो 4% आप दे दो, 3% हम उस आपके बिहाफ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर देंगे बैंक को। तो उस व्यक्ति के ऊपर 4% का ही भार आया, तो बाकी 3% गवर्नमेंट दे दिया। ये स्कीम है, ठीक है। तो और इसके अंदर एक ये बेनिफिट भी है कि जब सब्सिडी है वो सब्सिडी उनकी इनकम ग्रुप के हिसाब से डिसाइड होगी। जैसे वो EWS है तो उसकी अलग EMI हो सकती है, लोअर इनकम ग्रुप है तो उसके लिए अलग हो सकती है, ठीक है। तो इसके आधार पर इसमें डिसाइड किया जाता है इंटरेस्ट को, सब्सिडी अमाउंट को, सॉरी। और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा किया जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं होम इम्प्रूवमेंट एंड होम डेकोर लोन्स। होम इम्प्रूवमेंट जैसे नाम से ही पता चलता है कि होम इम्प्रूवमेंट, कि घर के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करना। जैसे कि आप एक एक फर्स्ट सिंगल फ्लोर का आपका घर है, आप सेकंड फ्लोर उसमें डाल रहे हो, ये इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, ठीक है। या कुछ ऐसा कुछ घर की वास्तु के अंदर कुछ चेंजेस करा रहे हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहे हो जो होम की इम्प्रूवमेंट के लिए काम आ रहा है। होम डेकोर जैसे कि फर्नीचर का काम कुछ करवाना, ठीक है। तो इसके लिए भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करवाता है। तो पहले देखते हैं होम इम्प्रूवमेंट लोन। इसका पर्पज है दीज लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर स्ट्रक्चरल रिपेयर, रिनोवेशन और अल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस सच एज टाइलिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रॉनिक वर्क और पेंटिंग। ये सब काम करवाने के लिए होम इम्प्लीमेंटेशन लोन दिया जाता है। इसके फीचर्स हैं द इंटरेस्ट रेट्स आर ऑफन सिमिलर टू होम लोन्स। ये होम लोन से सिमिलर ही इसका इंटरेस्ट रहता है। द टेनोर इज जनरली शॉर्टर देन होम लोन। जो इसका लोन का टेनोर है वो होम लोन से कम होगा, टिपिकली अप टू 15 ईयर। तो ये 15 साल तक मैक्सिमम इसका टेन्योर रहता है। टैक्स बेनिफिट में बी अवेलेबल अंडर सेक्शन 24B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो इसका भी टैक्स बेनिफिट कस्टमर ले सकता है इनकम टैक्स सेक्शन 24B के तहत। और नेक्स्ट है होम डेकोर लोन। होम डेकोर लोन इसका पर्पज है द स्पेशली फॉर फर्निशिंग ऑफ हाउस इंक्लूडिंग परचेज ऑफ फर्नीचर,
फिक्सचर, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड अदर गैजेट्स। अब अगर आप अपने घर में फर्नीचर नया लेना चाहते हो, ठीक है, या कंज्यूमर ड्यूरेबल उसमें कुछ ऐड करना चाहते हो घर में, ठीक है, या कोई गैजेट ऐसे हैं जो फर्नीचर के अंदर आता है, तो उसके लिए भी आपको होम डेकोर लोन मिलेगा। इसका फीचर क्या, ऑफन ऑफर्ड ए पार्ट ऑफ होम इंप्रूवमेंट लोन, ये होम इंप्रूवमेंट लोन का ही पार्ट है, और एज ए सेपरेट पर्सनल लोन, या इसको सेपरेट पर्सनल लोन भी मान के बैंक लोन दे सकता है। द लोन अमाउंट यूजुअली स्मॉलर एंड द टेन्योर इज शॉर्टर, इसकी अमाउंट कम हो सकती है होम लोन से, मतलब होम लोन तो आप बड़ी अमाउंट का 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख 50 लाख का लोगे, इसकी अमाउंट बहुत कम हो सकती है, 2-3 लाख 4 लाख तक, ठीक है, और इसका टेन्योर भी है जो वो कम हो सकता है, 3-4 साल 5 साल होगा, ऐसा नहीं कि वो 30 साल तक चल रहा है होम लोन की तरह, ठीक है। तो ये इसका पर्पज है। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट मैंने आपको इसमें बताया। देखो, होम इम्प्रूवमेंट लोन की घर को इम्प्रूव करने के लिए, या आप टाइलिंग कर रहे हो, प्लम्बिंग कर रहे हो, या फर्नीचर अपना फर्नीचर नहीं, ये आप अपना कोई फ्लोर नया बना रहे हो, सेकंड फ्लोर बना रहे हो घर में, ठीक है, या कुछ घर में अल्टरेशन कर रहे हो, उसके लिए आपको होम इम्प्रूवमेंट लोन लेना होगा। और होम डेकोर लोन के अंदर आप अगर फर्नीचर घर में बना रहे हो या कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल घर में ऐड कर रहे हो, तो उसके लिए आपको होम डेकोर लोन मिलेगा। अब नेक्स्ट है व्हीकल लोन या ऑटो लोन। एन ऑटो और व्हीकल लोन is a provided for the purchase of a new or pre-owned car, टू व्हीलर, कंज्यूमर व्हीकल्स। अगर आप व्हीकल लोन या ऑटो लोन लेना चाहते हो, तो या तो आप नया व्हीकल लोगे, या आप सेकंड हैंड प्री ओन्ड व्हीकल लोगे। अभी जनरली लोग बैंक सेकंड हैंड व्हीकल के लोन नहीं करते, लेकिन कुछ बैंक्स हैं जो ये करते हैं कि किसी दूसरे बैंक से लोन ले लेते हैं, मतलब अगर आप लोन ट्रांसफर करवा के दूसरे बैंक में लेके जा रहे हो, तो वो बैंक एज ए सेकेंड हैंड व्हीकल लोन उसको कंसिडर करेगा। जैसे कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में होम लोन था, कार लोन था सॉरी, ठीक है, अब आप चाहते हो कि वो यूनियन बैंक में आप ट्रांसफर कर दो, ठीक है, या किसी प्राइवेट बैंक HDFC बैंक में ले जाना चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको कम पड़ रहा है, या कुछ और भी रीजन, आपको जो भी रीजन हो सकता है। तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का लोन फुली रीपे करके दूसरा लोन बैंक ऑफ HDFC के बैंक से लेते हो, मतलब आप HDFC बैंक के पास जाके बोलते हो कि भाई मुझे आपके पास लोन लेके आना है, जो कि ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा में खुला हुआ है, तो HDFC बैंक क्या करेगा कि आपके बिहाफ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में वो पैसा ड्यू अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जमा करा देगा, और आपका नया लोन अकाउंट यहाँ खोल देगा सेम व्हीकल के लिए, ठीक है। तो ये भी टू व्हीलर सेकेंड हैंड टू व्हीलर लोन या फोर व्हीलर लोन, व्हीकल लोन कंसिडर किया जाता है। इसके फीचर्स क्या, लोन अमाउंट, बैंक्स टिपिकली फाइनेंस 85 to 90% ऑफ द व्हीकल ऑन रोड प्राइस विच इंक्लूड रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, सम में बी ऑफन अप टू 100% फाइनेंसिंग। अब बैंक यूजुअली व्हीकल अमाउंट के 85 से 90% के बीच में लोन सैंक्शन करते हैं, लेकिन और इसके अंदर आप अगर व्हीकल की वैल्यू निकालोगे, तो ये जो वैल्यू व्हीकल की आएगी, तो ये इसके अंदर उसका एक्स शोरूम प्राइस, ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन चार्जेस और इंश्योरेंस, ये सब इसके अंदर ऐड होगा व्हीकल की वैल्यू के अंदर, ठीक है। इसके आधार पर व्हीकल निकाला जाएगा, और इस अमाउंट को हम व्हीकल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और इसके 90 या 85% तक हम लोन बनाएंगे, ठीक है। इसका टेन्योर 3 से 7 साल का रहता है लगभग। इसमें सिक्योरिटी के लिए व्हीकल को हाइपोथिकेटेड किया जाता है। द व्हीकल परचेज इज हाइपोथिकेटेड टू द बैंक एज सिक्योरिटी, दिस मीन्स बैंक हैज द राइट टू रिपोजेस द व्हीकल इफ द बोरोवर डिफॉल्ट ऑन द लोन। इसमें बैंक को ये राइट मिल जाता है कि बैंक चाहे, अगर आप लोन में डिफॉल्ट करें तो बैंक आपका व्हीकल को जब्त कर सकती है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कैन बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग, इसमें भी इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड भी रह सकता है और फ्लोटिंग भी होता है। फ्लोटिंग में आपको ऊपर समझा के आई हूँ, उस तरह से फ्लोटिंग अगर किसी एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ लिंक रहेगा, और फिक्स्ड अगर आपको एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द लोन अकाउंट तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका कितना लोन फिक्स रहने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहने वाला है। नेक्स्ट है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन में क्या होता है, ऊपर जैसे होम लोन था या व्हीकल लोन था, तो इसका एक पर्पस था, और बैंक यही चाहता है कि बैंक जो जिस वजह से आपको लोन दे रहा है, तो वो जो फंड है वो डाइवर्ट ना हो कहीं और। जैसे आपने होम लोन लिया, लेकिन आपने फंड डाइवर्ट कर दिया अपने बिजनेस में, ठीक है, या व्हीकल लोन लिया तो आपने फंड कहीं दूसरे काम में नहीं, जिस पर्पस के लिए आपको होम लोन दिया, आप उस पर्पस को फुलफिल कर रहे हो कि नहीं, ये भी देखना बैंक का ही काम है, ठीक है। लेकिन पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है कि बैंक आपसे ये नहीं जानना चाहेगा कि आप उस लोन, आपका पर्पस क्या लोन लेने का, मतलब आप चाहो तो उस पैसे को घर बनाने में काम में लो, या अपनी शादी में लगाओ, या आप किसी भी पर्पज में, मतलब जो भी आपका एक्सपोजर, ट्रैवलिंग में आप जाना चाहते हो, ठीक है, आप कहीं वर्ल्ड टूर में जाना चाहते हो, जो भी आपका पर्पज है, तो बैंक आपसे एंड यूज ऑफ
फंड्स आपसे नहीं जानना चाहेगा, ठीक है। तो ये होता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन इज अनसिक्योर्ड लोन। पर्सनल लोन के अनसिक्योर्ड लोन होता है, क्यों होता है? क्योंकि देखो, होम लोन के अंदर आपने घर होम मॉर्गेज करवा दिया था, व्हीकल लोन के अंदर आपने व्हीकल को हाइपोथिकेटेड करवा दिया था। इसमें दोनों के पास क्या, बैंक के पास एक सिक्योरिटी थी कि अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो बैंक आपका घर नीलाम करवा सकता है या आपका व्हीकल अपने पास जब्त कर सकता है। लेकिन पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड है क्योंकि बैंक इसके लिए कोलेटरल में आपसे कुछ ले नहीं रहा है। मीनिंग इट डज नॉट रिक्वायर एनी कोलेटरल और सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें बैंक आपसे कोई सिक्योरिटी या कोलेटरल नहीं मांग रहा, इसलिए अनसिक्योर्ड है। इट इज प्रोवाइडेड फॉर एनी लिजिटिमेट पर्सनल पर्पस। बस ये आपका कुछ लिजिटिमेट पर्पस होना चाहिए, उसके लिए और आपको ये प्रोवाइड करवाया जाता है। पर्पस कैन बी यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ पर्पसेस सच एज मेडिकल इमरजेंसी, वेडिंग, ट्रैवल, डेब्ट रिकॉन्सिलिएशन और एनी अदर पर्सनल एक्सपेंसेस। तो ये आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए, शादी के लिए, ट्रैवल के लिए या डेब्ट कंसल्टेशन, मतलब कहीं और आपको पहले अपना डेब्ट चुकाना है उसके लिए, और एनी अदर पर्सनल एक्सपेंसेस, और आपका अगर कोई और पर्सनल खर्चा है तो उसके लिए आप पर्सनल लोन ले सकते हो। द एंड यूज ऑफ इज जनरली नॉट मॉनिटर बाय द बैंक। तो इसका जो एंड यूज है वो बैंक मॉनिटर नहीं करता, लेकिन पर्सनल लोन और होम लोन और व्हीकल लोन और एजुकेशनल लोन, इसके लिए बैंक एंड यूज को मॉनिटर करता है। अनसिक्योर्ड नेचर, as there is no collateral, the loan is unsanctioned based on the borrower income, credit history और employment stability। तो ये जो लोन है वो आपसे कोलेटरल कुछ नहीं लेता, लेकिन वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को चेक करता है, आपकी इनकम देखता है कि आप क्या काम करते हो, सैलरीड हो, बिजनेसमैन हो, उसके आधार पर ही आपको लोन सैंक्शन किया जाता है। इसमें इंटरेस्ट रेट्स के जनरली हायर रहती है, इंटरेस्ट रेट्स आर हायर कंपेयर टू सिक्योर्ड लोन्स लाइक होम और ऑटो ड्यू टू हाई रिस्क ऑन फॉर द बैंक। क्योंकि इसमें बैंक के रिस्क हाई है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन है, तो इसमें जनरली होम लोन और पर्सन से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। इसका टेन्योर शॉर्ट रहता है, रेंजिंग बिटवीन 1 to 5 ईयर्स। तो इसका टेन्योर कम रहेगा, 1 से 5 साल तक इसका टेन्योर रहता है। क्विक प्रोसेसिंग, ये सबसे जल्दी क्विक प्रोसेस होने वाला लोन होता है। दीज लोन्स आर ऑफन प्रोसेस्ड वेरी क्विकली, समटाइम्स विद इन फ्यू आवर्स फॉर प्री अप्रूव्ड कस्टमर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्री अप्रूव्ड कस्टमर्स का ये मतलब है कि बैंक के पास बहुत सारे कस्टमर्स का डेटा है, तो बैंक सबकी क्रेडिट वर्थिनेस वैसे ही जानता है पहले से ही, ठीक है। तो आज के टाइम में क्या, अभी बहुत सारी डिजिटली पेमेंट, डिजिटली लोन प्रोसेसिंग की एप्स भी आ गई हैं बैंक की, तो जिसके जरिए वो प्री अप्रूव करके रखता है लोन को कि कुछ एक्स कस्टमर है, वो बैंक उसको पहले ही बैंक नोटिफाई कर देगा कि आप हमारे प्री अप्रूव के लिए एलिजिबल हो, तो आप चाहो तो पर्सनल लोन हमसे ले सकते हो। तो जो प्री अप्रूव्ड होंगे उसके लिए तो कुछ घंटों में ही बैंक लोन प्रोसेस कर देगा, और बाकी अगर कोई कस्टमर अप्लाई कर रहा है तो उसकी क्रेडिट वर्थिनेस चेक करते हुए हम उसको लोन सैंक्शन कर देंगे। तो ये अपना पर्सनल लोन पूरा हुआ। देखो, पर्सनल लोन का पर्पस कुछ भी हो सकता है, मेडिकल इमरजेंसी, वेडिंग, ट्रैवल, या कुछ उसका पर्सनल एक्सपेंसिव कुछ भी हो, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन है, इसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं लेती, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जनरली हाइयर रहते हैं इन कंपेरिजन टू ऑटो लोन या होम लोन, ठीक है। इसका टेन्योर शॉर्ट रहता है, 1 से 5 साल का, और क्विक प्रोसेसिंग हो जाती है इसकी। नेक्स्ट है एजुकेशनल लोन। एजुकेशन लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर स्टूडेंट टू फाइनेंस देयर हायर एजुकेशन इन इंडिया और अब्रॉड। एजुकेशन लोन एक स्टूडेंट को सैंक्शन किया जाता है अगर वो इंडिया में या बाहर जाके पढ़ना चाहता है। इसमें क्या क्या फीचर है? एक्सपेंसेस कवर्ड, द लोन कवर ए वाइड रेंज ऑफ एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, हॉस्टल चार्जेस, कॉस्ट ऑफ बुक्स, इक्विपमेंट एंड इवन ट्रैवल एक्सपेंसिव फॉर स्टूडेंट अब्रॉड। इसके अंदर बैंक ट्यूशन, उस बच्चे की पढ़ने की फीस, एग्जामिनेशन फीस, अगर कोई उस कॉलेज या स्कूल के द्वारा उससे एग्जामिनेशन फीस ली जा रही है, वहाँ पे रहने के हॉस्टल चार्जेस, उसकी खरीदी की किताबें या कुछ इक्विपमेंट उसने खरीदे, या उसने अब्रॉड ट्रैवल किया तो उस ट्रैवल का भी खर्चा, ये सब बैंक के द्वारा उठाया जाता है, लोन के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसमें को अप्लीकेंट उसका गार्जियन रहते हैं। द स्टूडेंट इज द मेन बोरोवर एंड द पेरेंट एंड गार्जियन मस्ट बी को अप्लीकेंट, ठीक है। तो जो इसमें स्टूडेंट है, जिसके जो पढ़ने जा रहा है, वो मेन बोरोवर वो रहेगा, और उसके बाद उसके पेरेंट्स या गार्जियन उसमें को अप्लीकेंट रहेंगे उसी लोन के अंदर। इसमें एक मोराटोरियम पीरियड भी होता है। ये मोराटोरियम पीरियड इसलिए डाला जाता है क्योंकि देखो, स्टूडेंट कोई पढ़ने जा रहा है, अब वो 2 या 3 साल का, 4 साल का, कितने भी साल का कोर्स करेगा। कोर्स करने के बाद ऐसा जरूरी तो नहीं कि बीच में उसके पास कोई फंड होगा नहीं, तो वो कैसे लोन को रीपे करेगा। उसके बाद ऐसा भी जरूरी नहीं कि वो 4 साल के बाद उसकी जॉब ही लग जाएगी, ठीक है, क्या पता उसको जॉब लेने में 1 साल 2 साल लगे। तो जितने और इन इतने पीरियड के अंदर उस व्यक्ति से कोई भी लोन की ईएमआई की डिमांड नहीं करी जाएगी,
ठीक है। और लेकिन इस पे इंटरेस्ट जरूर कैलकुलेट होता रहेगा, मतलब इस पे बैंक इंटरेस्ट लगाता रहेगा, लेकिन मोरेटोरियम पीरियड में ईएमआई की डिमांड नहीं करेगा बैंक। और जब तक ये मोरेटोरियम पीरियड चल रहा होगा, जब बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा होगा, तो बैंक इंटरेस्ट उस पर सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज करेगा। ठीक है, ये मेजर चीज है इसमें याद रखने की, कि मोरेटोरियम पीरियड के अंदर बैंक, एजुकेशन लोन के अंदर मोरेटोरियम पीरियड में बैंक सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। दिस इज द की फीचर वेयर द रीपेमेंट डज नॉट स्टार्ट इमीडिएटली। ठीक है, तो मोरेटोरियम पीरियड में ईएमआई इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होती। इट टिपिकली बिगिंस 1 year आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स और 6 months आफ्टर गेटिंग ए जॉब। तो अगर आपका कोर्स पूरा हो गया लेकिन आपकी जॉब नहीं लगी, तो भी बैंक आपसे 1 साल के बाद आपसे डिमांड करने लग जाएगा ईएमआई की। और या आपकी जॉब लगी, तो जॉब लगने के 6 मंथ के बाद बैंक आपसे ईएमआई डिमांड करेगा। जो पहले आएगा उससे वहां से आपका रीपेमेंट शुरू हो जाएगी, विच एवरेज अर्लियर। सिंपल इंटरेस्ट इज चार्ज ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड। तो मोरेटोरियम पीरियड के अंदर आपसे सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। सिक्योरिटी, इसके अंदर क्या सिक्योरिटी रहती है? अप टू ए सर्टेन लिमिट, एग्जांपल 7.5 lakhs, द लोन में बी अनसिक्योर्ड। ठीक है, तो इंडिया के अंदर शायद ये 7.5 लाख ही है, या बैंक टू बैंक वेरी भी कर सकता है ये, कि तब तक बैंक आपका लोन को ये मानेगा, अनसिक्योर्ड मानेगा। फॉर हायर अमाउंट्स टेंजिबल कोलेटरल सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। और अगर इससे ऊपर आप लोन ले रहे हो, तो आपको या आपके गार्जियन को एक टेंजिबल कोलेटरल कुछ रखना पड़ेगा, जिसके आधार पर बैंक उसको सिक्योर करते हुए आपको इससे हायर अमाउंट का लोन सैंक्शन करेगा। तो सिक्योरिटी के लिए मतलब 7.5 लाख तक अगर वो का स्टूडेंट लोन लेना चाह रहा है, तो वो कोलेटरल फ्री वो ले सकता है, उसको किसी भी तरह की सिक्योरिटी कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं है। और अगर वो हायर अमाउंट तक जाना चाहता है, तो उसको कोलेटरल देना पड़ेगा बैंक को। गवर्नमेंट सब्सिडी, द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फॉर स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमी वीकर सेक्शन। अगर कोई इकोनॉमी वीकर सेक्शन से आता है, एसटी एससी ओबीसी अगर है, तो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के है, तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज भी देती है एजुकेशन लोन के ऊपर। टैक्स बेनिफिट्स, द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E फॉर द इनकम टैक्स एक्ट। तो स्टूडेंट जो है वो एजुकेशन लोन के लिए सेक्शन 80E के अंदर टैक्स बेनिफिट्स भी ले सकता है गवर्नमेंट से। एजुकेशन लोन देखते हैं दोबारा से, हमने क्या पढ़ा अभी तक। देखो इसके अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं। सबसे पहले तो ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, हॉस्टल चार्जेस, कॉस्ट ऑफ बुक्स, इक्विपमेंट एंड इवन ट्रैवल एक्सपेंसेस फॉर स्टूडेंट अब्रॉड। अब क्वेश्चन किस तरह से बनता है ना, कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि कौन कौन से खर्चे, इनमें से कौन सा खर्चा है जो एजुकेशन लोन्स के अंदर बैंक्स कवर नहीं करते। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है कि ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, हॉस्टल चार्जेस। ठीक है, या वहाँ पे कुछ और खर्चा डाल देगा, जैसे कि फूड एक्सपेंसेस आ गए, कि वहाँ पे रहने का खर्चा या कुछ भी। ठीक है, तो हमको उसमें चूज करना है कौन सा नहीं, तो हमारा आंसर फूड एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो इस तरह के जो खर्चे हैं, ये मतलब इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर कोअप्लिंगेंट कौन होगा, इसमें गार्जियन है या उसके पेरेंट्स कोअप्लिंगेंट होंगे। फिर मोरेटोरियम पीरियड रहेगा इसके अंदर। मोरेटोरियम पीरियड जब तक वो कोर्स कर रहा है, प्लस तब तक उसके भी बाद, मतलब वो जॉब लग गया तो 6 महीने के तक वो उसके हम पैसा डिमांड नहीं करेंगे। और अगर जॉब नहीं लगा तो कोर्स कंप्लीट के 1 साल तक हम उससे पैसा डिमांड नहीं करेंगे। तो इतना मोरेटोरियम पीरियड लेगा। सिक्योरिटी के अंदर 7.5 लाख तक हम उससे कुछ भी कोलेटरल नहीं मांगेंगे, 7.5 लाख से ऊपर उसको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। फिर गवर्नमेंट की सब्सिडीज उस पर रहती हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पॉपुलेशन के ऊपर, कि उस पर सब्सिडी दी जाती है। और टैक्स बेनिफिट वो अंडर सेक्शन 80E के लिए वो टैक्स बेनिफिट भी गवर्नमेंट से ले सकता है। नेक्स्ट है अदर रिटेल लोन। अब ऊपर के जो पड़े लोन्स के अलावा भी रिटेल लोन्स होते हैं, जो कि हम शॉर्ट में देखते हैं यहाँ पे। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, LAP। ये सीधा सा है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने बैंक को कोलेटरल में दे दी और आपने बैंक से लोन ले लिया। ठीक है, सिंपल सी चीज। ए सिक्योर्ड लोन्स वेयर द बोरोवर मॉर्गेज देयर एग्जिस्टिंग रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी टू द बैंक। इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज लाइक बिजनेस एक्सपेंशन और फंडिंग एंड मेजर एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ये फंड को भी वो बिजनेस एक्सपेंशन में यूज कर सकता है, या मेजर एक्सपेंसेस उसका कुछ आ रहा है, तो इसके आधार पर वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकता है। ये भी बहुत जनरल नॉर्मल, मतलब जनरली बहुत ज़्यादा लिया जाने वाला लोन है। फिर गोल्ड लोन। गोल्ड लोन के अंदर क्या है कि कस्टमर अपना गोल्ड लेके आएगा और गोल्ड बैंक को जमा करा देगा, और उसके ऊपर बैंक
मार्केट रेट के आधार पर उस पर लोन सैंक्शन कर देगी। ये भी सिक्योर लोन है। ए लोन प्रोवाइडेड अगेंस्ट द प्लेज ऑफ द गोल्ड ऑर्नामेंट, इट इज वन ऑफ द क्विकेस्ट वे टू गेट फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। ठीक है, तो गोल्ड लोन मैक्सिमम 1 साल के लिए होता है, और अगर 1 साल के बाद वो पैसा नहीं देता तो उसको रिन्यू कर दिया जाता है। ठीक है, 1 साल बाद उसका फिर से मार्केट वैल्यू निकाली जाती है और उसके आधार पर उसको रिन्यू कर दिया जाता है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, अब उसके पास कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं या म्यूचुअल फंड या शेयर्स हैं जिसके आधार पर वो बैंक से लोन ले सकता है। ए लोन प्रोवाइडेड अगेंस्ट द कोलेक्ट्रल ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। तो कोई भी कस्टमर जिसके पास जो सिक्योरिटी ऑन करता है, उन सिक्योरिटी को कलेक्टर रख के भी बैंक से लोन ले सकता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, ये स्मॉल टिकट्स लोन होते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल, जैसे कि कोई टेलीविजन खरीदने गया, ठीक है, या वॉशिंग मशीन खरीदने गया, तो इस तरह के लोन को कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर रखा जाता है। ये लोन भी बैंक लिया जा सकते हैं, लेकिन ये लोन बैंक ऑफर पॉइंट ऑफ सेल पे करता है। मतलब आप अगर डी मार्ट गए, ठीक है, या किसी आप गए, 1 सेकेंड, या किसी सैमसंग के शोरूम में गए जहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन पसंद आ गई, ठीक है, अब बैंक ने क्या, अगर अपना वहीं पे ही उनसे टाई अप किया हुआ है, ठीक है, तो वो वहाँ का डीलर आपको डायरेक्ट ऑफर कर देगा कि अक्सर आप अगर लोन लेना चाहो तो लोन ले सकते हो, तो हम आपको इसमें ड्यूरेबल लोन आपको बैंक से ऑफर करवा देंगे। ठीक है, जैसे स्मॉल टिकट लोन्स होते हैं, प्रोवाइडेड फॉर द परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल लाइक टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और स्मॉल स्मार्टफोन्स, ओपन ऑफर्ड एट पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल पे ही आपको लोन सेंक्शन करवा दिया जाता है। बस ये लोग आपकी क्रेडिट वर्थिनेस चेक करेंगे, जैसे क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे, उसके आधार पर आपको लोन सेंक्शन होगा। ठीक है, अब अपना लास्ट टॉपिक है प्रोसेसिंग ऑफ रिटेल लोन। अब रिटेल लोन तो पढ़ लिया अपनों ने सब ऊपर, लेकिन इसको प्रोसेस कैसे करता है, मतलब बैंक आपसे क्या डॉक्यूमेंट्स लेता है और क्या पूरा प्रोसीजर रहता है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं अभी। द प्रोसेसिंग ऑफ रिटेल लोन्स follows a structured step-by-step approach to ensure that the loan is sanctioned to a credit worthy borrower। तो हम बैंक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ चलता है कि आपकी क्रेडिट वर्ती एम्प्लॉय कस्टमर को ही लोन सैंक्शन हो पाए। तो पहला स्टेप तो क्या है कि लोन एप्लीकेशन आती है बैंक के पास। द प्रोसेस बिगिंस विद द कस्टमर फाइलिंग आउट द लोन एप्लीकेशन फॉर्म आइदर ऑनलाइन एट ए ब्रांच। तो या कस्टमर या तो ऑनलाइन या ब्रांच में आकर लोन के लिए अप्लाई करता है। फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है। द कस्टमर सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विच टिपिकली इंक्लूड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। तो बैंक सबसे पहले उसे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स मांगता है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, वो उसकी आइडेंटिटी और उसके एड्रेस, इसका प्रूफ मांगा जाता है। जैसे पैन और आधार हो सकता है आइडेंटिटी का, और एड्रेस के अंदर आधार और यूटिलिटी बिल, मतलब लाइट बिल के आधार पर हम उसका एड्रेस भी वेरीफाई कर सकते हैं। फिर बैंक दूसरा उससे इनकम प्रूफ मांगता है। सैलरीड आदमी के लिए तो सैलरी स्लिप मांग लेगा, लेटेस्ट सैलरी स्लिप। और फॉर्म 60 के 16 क्या होता है कि जो उनका एम्प्लॉयर है, सैलरीड व्यक्ति का एम्प्लॉयर है, तो वो उनको फॉर्म 60 जारी करता है, जिसके ऊपर उसके द्वारा दी गई सैलरी या किसी और तरह के अलाउंसेस या उसको पर्क्स जो भी मिले उसकी डिटेल रहती है। बैंक स्टेटमेंट शोइंग सैलरी क्रेडिट, और तीसरा उससे बैंक स्टेटमेंट मांग सकता है जिसमें सैलरी क्रेडिट हो रही है। तो ये तो सैलरी पर्सन के केस में होगा। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी दुकानदार या कोई भी फर्म या कोई किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द लास्ट 2 to 3 ईयर्स। तो उनसे इनकम टैक्स की रिटर्न मांग सकते हैं 2 से 3 साल की। फिर अपनी फर्म के बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो उससे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की डिमांड भी कर सकते हैं। फिर प्रॉपर्टी और एसेट्स डॉक्यूमेंट, फिर ऐसा कोई लोन है जिसमें हमको मॉर्गेज करना पड़ रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी और एसेट्स के डॉक्यूमेंट भी हमको देखने हैं। फॉर सिक्योर्ड लोन्स लाइक होम लोन्स, प्रॉपर्टी टाइटल डीड्स, सेल एग्रीमेंट्स, अप्रूव्ड प्लान आर रिक्वायर्ड। फॉर ऑटो लोन्स ए परफॉर्मा इनवॉइस फ्रॉम द डीलर इज नीडेड। ठीक है, तो प्रॉपर्टी अगर देख रहे हैं तो हमको उस प्रॉपर्टी का टाइटल डीड देखना है कि वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, उसका सेल एग्रीमेंट क्या है, मतलब कब किसी ने खरीद के लास्ट किससे आपने खरीदी, वो सेल एग्रीमेंट में रहता है। फिर अप्रूव्ड प्लान आर रिक्वायर्ड, फिर उसका प्लान क्या है, क्या वो आपके ही नाम पे है, क्या डीलर ने जब दिया तो आपके नाम पे हुई, तो उसका सब मतलब प्रॉपर्टी के पूरे डॉक्यूमेंट बैंक को चाहिए। उसके बाद ऑटो लोन या व्हीकल लोन है, तो उसमें डीलर ने किसके नाम पे इनवॉइस बनाया वो भी चाहिए। ठीक है, और भी हम चीजें ऑटो लोन में मांग सकते हैं, उसकी व्हीकल की आरसी या इंश्योरेंस की कॉपी, ये सब भी हमको लेना है। ये तो लोन सैंक्शन के बाद हम उससे डिमांड कर सकते हैं। फिर क्रेडिट अप्रेजल होता है एंड वेरिफिकेशन। क्रेडिट अप्रेजल जैसे क्रेडिट स्कोर उसका देखा जाता है,
दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, द बैंक क्रेडिट टीम्स एक्सेस द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सेवरल पैरामीटर्स। ठीक है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे बैंक उनकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करती है। तो पहले तो सिबिल और क्रेडिट स्कोर चेक। तो सिबिल जैसे हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था क्रेडिट स्कोर, तो उसी आधार पर हम सिबिल इसका निकालेंगे। द एप्लीकेंट क्रेडिट स्कोर एंड रिपोर्ट आर पुल्ड फ्रॉम द क्रेडिट ब्यूरो लाइक सिबिल टू चेक देयर पास्ट पेमेंट रीपेमेंट हिस्ट्री। तो उसकी पास्ट हिस्ट्री निकाली जाएगी। फिर एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन की जाएगी। द बैंक कैलकुलेट्स द लोन अमाउंट द एप्लीकेंट इज एलिजिबल फॉर बेस्ड ऑन देयर इनकम एंड एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन डेब्ट इनकम रेशियो। तो बैंक अपनी कैलकुलेशन बैकएंड में करके देखेगा कि ये लोन देने से हमारा डेब्ट टू इनकम रेशियो कितना अच्छा रहेगा, मतलब उसको डेब्ट देंगे तो हमको कितनी इनकम होने के चांसेस हैं उससे। अगर किसी व्यक्ति को हम लोन सैंक्शन कर रहे हैं और अगर उसकी इनकम मान लो 20,000 रुपया है, ठीक है, और वो लोन मांग रहा हमसे 3 लाख रुपए का, ठीक है, तो हम बैंक ये कैलकुलेट कर देगा कि अगर उसकी ईएमआई आ रही है 20,000 रुपया, सॉरी 10,000 रुपया, तो डेब्ट इक्विटी इसका क्या होगा, 20,000 की सैलरी में 10,000 ईएमआई भर रहा है, तो डेब्ट इक्विटी इसका 50% हो गया। ये मतलब 50% तो सिर्फ वो लोन रीपेमेंट में डाल रहा है। तो ये भी एक पैरामीटर रहता है कि उसमें देख पाएंगे क्या वो भर पाएगा इस लोन को अपनी मंथली इनकम से। फिर फील्ड इन्वेस्टिगेशन बैंक चाहे तो करवा सकता है। फील्ड इन्वेस्टिगेशन जैसे कि किसी व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, अब हम अगर उसको वेरीफाई करना चाहें तो हम उस प्रॉपर्टी पे विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह प्रॉपर्टी सच में उसकी है। द बैंक में कंडक्ट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट रेजिडेंशियल एड्रेस एंड प्लेस ऑफ वर्क। ठीक है, तो हम बैंक चाहे तो उसके रेजिडेंशियल एड्रेस पे जाके उसका घर देख सकता है और उसका प्लेस ऑफ वर्क वो कहाँ काम करता है ये भी हम फिजिकली चेक कर सकते हैं जाके, जो वो क्लेम कर रहा है। फिर नेक्स्ट है लीगल एंड टेक्निकल वेरिफिकेशन फॉर सिक्योर्ड लोन। अब लीगल और टेक्निकल वेरिफिकेशन क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति आके अपने प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, ठीक है, और ये माना उसकी प्रॉपर्टी उसकी है, लेकिन हमको हम इतने बैंकर इसके बारे में इतना नहीं जानते, तो बैंक क्या करेगा, एक लॉयर के पास जाएगा, तो उस लॉयर को बोलेगा कि उस लॉयर को उस प्रॉपर्टी के कागज देगा और बताएगा कि यार तुम हमको पता करके बताओ, या तुम अपने रिकॉर्ड में देखो, या तुम जाके वेरीफाई करो कि ये प्रॉपर्टी क्या सच में इसी की है, क्या पता किसी इनके घर में उसी प्रॉपर्टी के 3 या 4 दावेदार हों, क्या हिस्से हों, ठीक है, तो ये काम लॉयर का है। लॉयर उसको चेक करके बताएगा और वो टेक्निकल वेरिफिकेशन भी करेगा जिससे कि वो ये बताएगा कि ये प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है, तो उसके आधार पर ही बैंक उसकी मार्केट वैल्यू के आधार पर ही लोन सैंक्शन कर पाएगा। मतलब जब तक बैंक उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू नहीं जानेगा तब तक वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं लगा पाएगा। तो लीगल वेरिफिकेशन, द लॉयर वेरीफाई द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट टू इंश्योर ए क्लियर और मार्केटेबल टाइटल, उसकी के नाम पे उस प्रॉपर्टी का टाइटल है या किसी और के नाम पे। फिर टेक्निकल के अंदर ए वैल्यूअर एक्सेस द प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू एंड फिजिकल कंडीशन, तो वैल्यूअर जो है तो उसकी मार्केट वैल्यू निकालेगा और फिजिकल कंडीशन कैसी है उसके आधार पर उसकी कीमत पता चलेगी प्रॉपर्टी की। फिर इसके बाद जब ये सब होने के बाद बैंक क्या लोन सैंक्शन करता है। इफ द क्रेडिट अप्रेजल इज पॉजिटिव, क्रेडिट अप्रेजल पॉजिटिव आया, लीगल और टेक्निकल वेरिफिकेशन सही हो गया, उसके बाद लोन सैंक्शन होगा। द बैंक सैंक्शन द लोन, ए सैंक्शन लेटर इज इशू टू द कस्टमर विच डिटेल्स द सैंक्शन लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, टेन्योर एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन। तो उसके जब क्रेडिट अप्रेजल होने और टेक्निकल वेरिफिकेशन होने के बाद बैंक एक सैंक्शन लेटर निकालेगा जो कि कस्टमर को देगा। उसके अंदर लोन अमाउंट कितनी सैंक्शन है, उसका इंटरेस्ट रेट उसकी कितनी पड़ेगी उसकी डिटेल, उस लोन का टेन्योर कितना रहेगा वो डिटेल, और अदर टर्म्स एंड कंडीशन लोन के अगेंस्ट लिख के उसको देगा। फिर ये फॉर्मेलिटीज के बाद उस लोन को डिस्बर्स कर उसके एग्जीक्यूशन ऑफ लोन डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, मतलब और अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स हमको जरूरत होगी तो वो भी उससे माना जाएगा। और जैसे कोई कार लोन ले रहा है तो उसका हाइपोथिकेशन बनाना पड़ेगा, या कोई होम लोन ले तो उसको मॉर्गेज करना पड़ेगा किसी बैंक की ब्रांच में, ठीक है, तो ये मॉर्गेज बनवाना पड़ेगा। तो ये सब लीगैलिटी काम भी इसके बाद होंगे। द बोरोवर एंड द एनी को एप्लीकेंट्स गारंटर मस्ट साइन द लोन एग्रीमेंट एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फॉर सिक्योर्ड लोन। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग द मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन। तो सिक्योर्ड लोन के लिए मॉर्गेज हाइपोथिकेशन क्रिएट कराना पड़ेगा, और अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो सभी लोन एग्रीमेंट पे को एप्लीकेंट के भी साइन, ये सब मतलब फॉर्मेलिटीज लीगल फॉर्मेलिटीज की करनी पड़ेगी लोन सैंक्शन के बाद। और फाइनल उसके बाद लोन डिसबर्स कर दिया जाएगा। आफ्टर ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड द बैंक डिसबर्स द लोन अमाउंट
तो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद बैंक लोन अमाउंट डिस्बर्स कर देगा। अब डिस्बर्समेंट के भी अलग अलग रूल हैं। अगर होम लोन ले रहा है तो बिल्डर या सेलर के अकाउंट में सीधा पैसा जाएगा, ऑटो लोन ले रहा है तो डीलर के अकाउंट में पैसा जाएगा, और अगर पर्सनल लोन ले रहा है तो खुद के सेविंग अकाउंट में उसको पैसा डिस्बर्स किया जाएगा। ठीक है। होम लोन द पेमेंट इज यूजुअली मेड डायरेक्टली टू द बिल्डर और सेलर अकाउंट। ऑटो लोन इट इज मेड डायरेक्टली टू द व्हीकल डीलर, और द पर्सनल लोन द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द बोरोवर सेविंग अकाउंट। और लोन डिसबर्समेंट के बाद भी बैंक पोस्ट डिसबर्समेंट मॉनिटरिंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि अगर होम लोन है या ऑटो लोन है तो हम बैंक ये जानना चाहते हैं कि इसका फाइनल यूज ऑफ फंड्स एकदम सही होना चाहिए। मतलब होम लोन लिया तो पैसा होम लोन में यूज हो, ना कि वो डाइवर्ट हो जाए कहीं और। ठीक है। तो इससे बनने के लिए पैसा बैंक उसको मॉनिटर करता रहता है। द बैंक मॉनिटर द लोन अकाउंट फॉर टाइमली ईएमआई पेमेंट्स अंटिल द लोन इज फुली रीपेड। ये तब तक बैंक मॉनिटर करेगा कि जब तक वो फाइनल सभी ईएमआई अपनी भर नहीं देता। दिस सिस्टमेटिक प्रोसेस हेल्प्स बैंक टू मिटिगेट रिस्क while effectively providing credit to meet the diverse needs of their retailer customer। तो इस तरह से वो अपने रिटेल कस्टमर की सबकी फाइनेंशियल नीड्स को कंप्लीट करता है। तो ये एक बार दोबारा देख लेते हैं कि लोन सैंक्शन की प्रोसेस क्या क्या रहती है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले तो लोन एप्लीकेशन कस्टमर से रिसीव होती है। ठीक है। फिर बैंक सभी डॉक्यूमेंट उससे लेता है, लाइक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, इनकम प्रूफ, फिर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, ये सब देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद हम उसका क्रेडिट अप्रेजल करवाते हैं। तो इसमें क्रेडिट अप्रेजल में क्रेडिट या सिविल स्कोर देखा जाता है। फिर एलिजिबिलिटी उसकी निकाली जाती है, डेब्ट टू इक्विटी रेशो, सॉरी डेब्ट टू इनकम रेशो निकाला जाता है। इसके बाद फील्ड इन्वेस्टिगेशन बैंक करवाना चाहे उसकी प्रॉपर्टी पे तो फील्ड इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकता है। और उसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि लीगल और टेक्निकल वेरिफिकेशन किसी लॉयर से हम करवा सकते हैं। जब लीगल और वेरिफिकेशन ये सब हो गया उसके बाद लोन सैंक्शन लेटर निकाला जाता है। लोन सैंक्शन लेटर कस्टमर को दे दिया जाता है। लोन सैंक्शन होने के बाद उससे एग्जीक्यूशन ऑफ लोन डॉक्यूमेंट्स करवाया, मतलब लोन डॉक्यूमेंट्स पे साइन लिए जाते हैं। या अगर मॉर्गेज जो हाइपोथिकेशन क्रिएट करवाना है तो वो मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन भी क्रिएट करवाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर लोन डिसबर्स कर दिया जाता है। अगर यही उसका लोन होम लोन है तो डायरेक्ट सेलर या बिल्डर के खाते में लोन का पैसा जाएगा। अगर ऑटो लोन है तो डीलर के अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा, और अगर पर्सनल लोन है तो उस बोरोवर के सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा डिसबर्स किया जाएगा। एंड लास्ट में लोन डिसबर्स होने के बाद बैंक डिसबर्समेंट की मॉनिटरिंग भी करेगा टाइमली। ये मॉनिटरिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर बोरोवर उस पैसे को डाइवर्ट करके किसी और पर्पज के लिए यूज ना करे। ठीक है। ये समरी है जो अगर आप एग्जाम से पहले पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो इसको। मतलब ये समरी आपको लिए बहुत हेल्पफुल लेगी। इसके अंदर मैंने पूरा चैप्टर ही लगभग कवर कर दिया है। मतलब शॉर्ट के अंदर क्रक्स के अंदर मैंने डाली है चीजें, थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट है। मतलब जिस व्यक्ति ने अभी पूरा चैप्टर वीडियो में देख लिया है तो उसके बाद आप अगर रिवीजन के टाइम ये पढ़ लोगे तो भी आप पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा मैंने नीचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगाए हैं एग्जाम ओरिएंटेड जो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये क्विज फॉर्म के अंदर है, ये लगभग 10 क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप इस क्विज को लगाना चाहते हैं तो मैं इसके नीचे लिंक भी लगा दूंगा, आप वहाँ लिंक से जाके भी क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं।